हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम साइंस हरियाणा, ख़ास हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, जैसा कि मंडे को साइंस का पेपर है, तो आज हम सैम्पल पेपर का बायो वाला पोर्शन करके देख रहे हैं। जीव विज्ञान पास होने के लिए जीव विज्ञान सबसे ज़्यादा आसान है मार्क्स गेन करने के लिए। जैव प्रक्रम पाठ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन वहीं से आना है, जैसे कि सैम्पल पेपर में विकाणु तथा नेफ्रॉन की संरचना आई हुई है। 3 या 4 डायग्राम है, वो साझे करूँगा दोस्तों। स्टूडेंट्स वो डायग्राम बनाने सीख लें, 2 या 3 नंबर पक्के हैं आपके। जैसे कि इसमें पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र आया हुआ है। तो बायो ज़्यादा आसान है मार्क्स लेने के लिए, पास होने के लिए। तो आइए, तो पहला जो प्रश्न है नियंत्रण एवं समन्वय पाठ से है, 1 नंबर का, हार्मोन्स के ऊपर, पादप हार्मोन्स। तो उसने पूछा हुआ है कि कौन सा हार्मोन वृद्धि यानी बढ़ोतरी को धीरे करता है, समंदन करता है। तो बच्चों, जो भी 3 हार्मोन हैं, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों पौधे के किसी न किसी भाग में वृद्धि करवाते हैं। परंतु जो एकमात्र एब्सिसिक अम्ल है, ये हार्मोन जो है पौधे की गति को, वृद्धि को धीरे समंदन करता है, जैसे कि पत्तियों का मुरझाना। जो साइटोकाइनिन है वो बीज तथा फल की वृद्धि के लिए काम आता है, बीजों की बढ़ोतरी के लिए, फलों की कोशिका विभाजन के लिए। जिब्रेलिन तने के अंदर पाया जाता है, तने की वृद्धि के लिए। और ऑक्सीन जो है वो प्रारोह के भाग में टिप पर होता है, वो बेल जैसे ऊपर चढ़ती है इसके सहारे से, ऑक्सीन के सहारे से, ऑक्सीन हार्मोन की वजह से। तो एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न हो गए हमारे। तो गति को समंदन करता है हमारा एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न देखें बच्चे, पाया हुआ है जैव निम्नीकरणीय पाठ से निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है बच्चों? ऐसे पदार्थ जो जीवाणुओं द्वारा गलाए नहीं जा सकते, जटिल से सरल अणुओं के अंदर, क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, ये सारे अजैव निम्नीकरणीय के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे कांच आया हुआ है। कांच जैसा पड़ा रहे वैसा ही पड़ा रहता है बच्चों, चाहे 50 साल बीत जाएं, 100 साल बीत जाएं, कांच को कोई जीवाणु कीटाणु गला नहीं सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेसेंटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? बच्चों, माता के पेट में जो बच्चा पलता है, प्लेसेंटा के अंदर पलता है, तो तश्तरीनुमा संरचना होती है ये। तो ये सारे कार्य जो है बच्चे के लिए प्लेसेंटा के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन भी पहुंचती है प्लेसेंटा के माध्यम से, ग्लूकोज भी, अपशिष्ट पदार्थ भी। तो उत्तर आएगा, ये सभी काम प्लेसेंटा में ही संभव हो पाते हैं। अगला प्रश्न, UNEP की फुल फॉर्म लिखें। तो UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसको हिंदी में क्या लिखें? एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है बच्चों, पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रोग्राम बनाता है वो सारे किस में आते हैं? UNEP के तहत आते हैं। यूनिसेफ, यूनेस्को, बहुत सारे इसके अंग हैं UNO के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण के लिए जो कार्यक्रम चलाए रहते हैं उनको UNEP कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? 1 नंबर के अंदर आया हुआ है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। तो पौधे की जड़ जो गहराई में जाती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण
नीचे की ओर गति करती है, इसे ही क्या कहा गया है, गुरुत्वानुवर्तन। इसी तरीके से प्रकाशानुवर्तन है, जलानुवर्तन है। जल की ओर जड़ों का गति करना एक प्रयोग द्वारा समझाते हैं हम, वो कहलाता है जलानुवर्तन। प्रकाश की ओर पौधे की गति होना, पत्तों की बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन। किन्हीं दो गर्भ निरोधक विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो गर्भ निरोधक विधियों को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, या तो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा कॉपर टी का इस्तेमाल किया जा सकता है और कंडोम का इस्तेमाल भी गर्भ निरोधन के लिए कर सकते हैं। एक पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। जैसा कि मैंने कहा 2-3 डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लें बच्चों। तो ये मेरी वेबसाइट पर ही सारे डायग्राम बने हुए हैं। तो ये अनुदैर्घ्य काट का क्षेत्रफल में 2-3 बातें और बता देता हूँ। ये तो है हमारा स्त्री भाग में वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये भाग जो होता है पुंकेसर भाग जो है हमारा, पुंकेसर के ऊपर बच्चों यहाँ पर पराग कोश हैं, ये यहाँ पर पराग कण होते हैं। ये स्त्री भाग है पुष्प का, बाह्यदल, तलपुंज, अंडाशय। जहाँ पर स्त्री भाग के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुष्प भाग क्या है हमारा, पुंकेसर। पुंकेसर यहाँ क्या है, पराग कोश और पराग कण। तो लाइट आ गई है बच्चों, लाइट चली गई थी, मुझे लग नहीं रहा था वीडियो पूरा बनेगा, लाइट आ गई है, चलो। तो ये पुष्प के डायग्राम है, बनाना सीख लो। एनसीईआरटी वाला ज़्यादा बेटर है, मैं ये कहूँगा बच्चों। इसमें ना 2-3 चीज़ें नोटिस नहीं करवाई हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर के अंदर डायग्राम बनाना सबको आता है, तो ये बेटर है बच्चों, बायो में नंबर ले पाना हमारे लिए। अच्छा, अनुमस्तिष्क और मेंडुला के कार्य लिखिए। तो मेंडुला जो हमारा पश्च मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क में। तो मेंडुला जो है हमारा अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, वमन और लार, दोबारा सुन लें, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि वमन, लार, रक्तदाब आदि क्रियाओं का नियंत्रण किसके पास है, हमारा मेंडुला के पास है, उल्टी आने का नियंत्रण। अनुमस्तिष्क की बात करें तो अनुमस्तिष्क भी है तो पश्चिम मस्तिष्क का ही भाग। ये क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाना, सीधी रेखा में चलना, पेंसिल उठाना, साइकिल चलाना, इन सब का नियंत्रण कहाँ होता है, हमारे अनुमस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य के विकास का वर्णन कीजिए। 4 नंबर में आया हुआ है जैव विकास। तो पिछले 2 सालों से ये पोर्शन कटा हुआ था बच्चों। मनुष्य के जैव विकास का सबसे आखिरी पहरा है, पूरा पहरा ही लिख डालोगे तो अच्छा है। उसकी मोटी मोटी मेन बातें बता देता हूँ। तो हमें पता कैसे चलता है कि आखिरकार हम कहाँ से आए, विकास कैसे हुआ। तो जो हम खनन करते हैं, डीएनए स्टडी करते हैं, ये 3-4 चीज़ें मिलके हमें बताती हैं कि मनुष्यों का विकास कैसे हुआ। हम खोदते हैं ज़मीने में नीचे दबे जो कंकाल हैं, उनका डीएनए स्टडी करते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है मनुष्यों का विकास कैसे हुआ। तो इन सब को रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमने जो है मनुष्यों की अलग अलग रंगों के आधार पर प्रजातियां बनाई हुई हैं, परंतु विज्ञान के अनुसार सभी मनुष्यों का उद्गम एक ही जगह से हुआ है और वो हुआ है अफ्रीका से। और जो मनुष्य के पूर्वज हैं उनके लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो है होमो सैपियंस। 1 नंबर में भी कई बार ये प्रश्न आ जाता है। तो मनुष्य विकास की प्रक्रिया में किनके हमारे पूर्वज कौन है, होमो सैपियंस, जो कुछ चिंपैंजी या बंदर से मिलते जुलते थे परंतु वो अलग है। तो होमो सैपियंस से विकास है हमारी मनुष्यों की प्रजाति। अफ्रीका मूल है जहाँ से सारे मनुष्य पूरे इस पृथ्वी ग्रह पर फैले। और कुछ
मध्य एशिया, यूरेशिया, इन जगहों पर गए तो ऐसा लगता है कि जैसे अलग अलग जगह पर, लेकिन सभी का केंद्र अफ्रीका ही है। कुछ वापस आए। तो इस प्रकार मनुष्य का जो है विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच 3 अंतर लिखिए। तो स्वयंपोषी बच्चों जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं अपना पोषण करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्वयंपोषी। जैसे कि पौधे स्वयंपोषी हैं और कुछ प्रकार के जीवाणु कवक भी अपना भोजन स्वयं तैयार कर पाते हैं सूर्य के प्रकाश में। विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, स्वयंपोषी पर निर्भर करते हैं मुख्यतः, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर। स्वयंपोषी का उदाहरण दे देना, पौधे। स्वयंपोषी क्या करते हैं, सरल अणुओं से अपना भोजन जटिल अणु तैयार करते हैं। जैसे उनको सिर्फ क्या चाहिए, पौधे का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 3 ही चीज़ों से वो अपना भोजन निर्माण करते हैं, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जो कच्चे पदार्थ चाहिए इनको सरल अणुओं के रूप में चाहिए और बना देते हैं ये ग्लूकोज। तो जो विषमपोषी होते हैं वो अपने पोषण के लिए जटिल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज इत्यादि, प्रोटीन इत्यादि। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए हमारे शरीर में 2 हिस्से बने हुए हैं। जो ऑक्सीजनित रकत है वो धमनियों के रास्ते पूरे शरीर में जाता है और आते हुए जो रकत आता है वो आता है शिराओं के रास्ते से। जाते हुए खून में जो ऑक्सीजनित खून कहलाता है। और ऑक्सीजन का प्रवाह कैसे होता है, उसने प्रश्न में पूछा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये वैसे बात एक ही लाइन में खत्म हो जाएगी, सुने जरा। जाते हुए ऑक्सीजन की बंधुता होती है हीमोग्लोबिन के साथ, जो हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है, या लाल रक्त कणिकाओं के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जाते कैसे हैं, धमनियों से। और शरीर का हर एक भाग तक कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है ग्लूकोज के टूटने से, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आएगी तो वो रक्त के माध्यम से, क्योंकि परिवहन पढ़ रहे हैं ना आप। लेकिन आते हुए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता है जल में अधिक होती है, तो जल में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर जो शिराओं के माध्यम से वापस आती है, जल में घुलकर। तो यही उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन का मेन मकसद ये, ऑक्सीजन कैसे जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, लाल रक्त कणिकाओं के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर वापस आती है। बाकी थोड़ा बहुत बता दें कि कैसे धमनियों से जाते हैं। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, शिराओं की दीवारें उच्च रक्तचाप से जाता है, जो हमारा रक्त है आते हुए कम दाब होता है। 3 नंबर लेने हैं क्योंकि एक आधी लाइन और लिखनी पड़ेगी हमको। आगे आ रहा है, विरकाणु नेफ्रॉन की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मेरा हैंडमेड डायग्राम मैंने खुद ही बना के रख रखा है वेबसाइट scienceharyana.com पर। तो विरकाणु किसका हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क। वृक्क क्या करता है, मूत्र में जहरीले पदार्थों को छालने का काम करता है। रक्त के अंदर जो घुले हुए जहरीले पदार्थ या अनवांटेड जो पार्टिकल्स हैं उनको छानने का काम कहाँ होता है, वृक्क में। वृक्क की जो एक इकाई होती है जो ये सारा काम करती है निस्यंदन का यानी छानने का, उसको हम कहते हैं वृक्काणु, या इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है नेफ्रॉन। कई बार एक बार उसने नेफ्रॉन पूछ लिया तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, नेफ्रॉन इंग्लिश में वृक्काणु को कह देते हैं। तो वृक्क के अंदर यानी हमारे गुर्दे के अंदर लाखों इकाइयां हैं जो मिल के रक्त को छानने का काम करती हैं। तो वृक्काणु बहुत सारे होते हैं। तो वृक्काणु का एक सुंदर सा डायग्राम आपको 2 से 3 नंबर दिलाएगा बच्चों। इसमें बौमन संपुट है, कोशिका गुच्छ, वृक्क धमनी, संग्राहक वाहिनी, वृक्काणु नलिका और हेलन की लूप। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप लिख दोगे साथ में इनके कार्य कि कैसे अमीनो अम्ल और
थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो ये जो निस्यंदन की इकाई है वृकाणु आपस में पैक्ड रहते हैं वृक्क के अंदर। शुरुआत में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण और अम्ल प्रचुर मात्रा में जल में रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका से बाहर जाता है, प्रवाहित होता है, तो ये पदार्थों का पुनर्वोषण होता जाता है। जल की मात्रा और पुनर्वोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा और लवण के ऊपर निर्भर करता है और कितना विलेय पदार्थ उसमें रह गया है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। तो इस प्रकार मूत्राशय में मूत्र भंडारित हो जाता है और जो कि दिमाग से नियंत्रित होता है, तंत्रिका से, और तो मूत्र निकासी को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से वृकाणु नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत बता के डायग्राम बना के आप बच्चों 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो। बाकी 3+3 में ज़्यादा चांस हैं अच्छे नंबर लेने के। तो बच्चों कोशिश रहेगी सैम्पल पेपर 2 और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में करवाने के लिए साइंस हरियाणा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।